नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी की 2001 के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके पिछले वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखें और उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करें और उसमें से जितने भी प्रश्न हैं उसको किसी भी हालत में गलत आने वाली परीक्षाओं में गलत नहीं होने दें। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को 2001 का प्रश्न पत्र हल करवा रही हूँ और आगे जितने भी पेपर हुए हैं, एग्जाम्स हुए हैं 2001, 2002, 2003, बीच-बीच में नहीं भी हुए हैं, 2021 तक के जितने भी प्रश्न पत्र होंगे उनको मैं यहाँ पर हल करवाऊंगी। फटाफट इसको करते जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे इसमें क्योंकि कुछ ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तब एग्ज़ाम ऐसे ही होता था, काफ़ी आसान प्रश्न थे, लेकिन व्याख्या में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथ में मैं व्याख्या भी करती जाऊँगी। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंच भाषा में, जिसे लिखा था गार्सा द तासी ने। इन्होंने इसे फ्रेंच भाषा में लिखा था और इसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुइये एंदुस्तानी। ठीक है, और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कवियों का नाम दिया गया था, यानी उनका जन्म चाहे कभी भी हुआ हो लेकिन अगर ए से नाम है तो वो पहले आएंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने रचनाकारों को शामिल किया गया था, तो इसमें 738 रचनाकारों को शामिल किया गया था। और पूछा जाता है कि हिंदी के कितने थे, तो हिंदी के इसमें 72 रचनाकारों को शामिल किया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 2 था कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में बनारस के निकट लम्ही गांव में हुआ था। ये सभी जानते हैं और काफ़ी ऐसे तथ्य हैं जो सभी जानते हैं। इनका बचपन का नाम धनपत राय था और इन्होंने जब उर्दू में कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा संधा भाषा। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। संधा भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत कराने वाली भाषा है और इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, और इसका सही उत्तर है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वो भी वियोग श्रृंगार रस की। और इसमें क्या है, इसमें राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और फिर पुनर्मिलन की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। प्रश्न संख्या 5 था कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, तो आलाखंड को परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं और इसके रचयिता हैं जगनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। सही उत्तर हुआ इसका सरहपाद। इन्हें सरहपा के नाम से भी जाना जाता है और सरहपाद के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वमान्य तथ्य के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैसे कि बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की, तो इन्होंने पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो यह राजा भोज को मानते हैं। हिंदी का पहला कवि मुंजे या भोज को मानते हैं। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। ठीक है, तो कवि और महाकवि दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं, लेकिन हिंदी का प्रथम कवि जो है ये मुंजे या राजा भोज को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं, तो सभी के अनुसार याद रखा करिए। कभी कभी परीक्षाओं में किसी विद्वान का नाम दे के पूछ ले कि किस विद्वान ने कौन से कवि को प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 7 है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है और इनका असली नाम जो था वो अबुल हसन था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं खलिक बारी, चार दरवेश, दो सखुने, गजल, हालात कन्हैया और नजराने हिंदी। ठीक है,
प्रश्न संख्या 8 है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो राहुल संकृत्यायन जो है इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन कुछ इस प्रकार किया। पहला विभाजन इन्होंने किया सिद्ध सामंत युग का, दूसरा इन्होंने किया सूफी युग का। देखिएगा सूफी काल का नाम इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने युग लिखा है। और भक्ति युग, भक्ति काल नहीं भक्ति युग इन्होंने कहा है। दरबारी युग कहा है और नवजागरण काल कहा है। वहीं अगर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो ये आदिकाल को चारण काल कहते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीजवपन काल कहते हैं और विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा आदिकाल को वीर काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि कौन है? परमाल रासो किसने लिखा था? परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जानते हैं और इसके रचनाकार हैं जगनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? यह बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो संत कवियों में सुंदर दास जो कि दादू दयाल के शिष्य थे, ये सर्वाधिक सुशिक्षित थे। सुंदर दास ने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की थी। श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, इसीलिए केशव दास की रसिक प्रिया, नंद दास की रसमंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की इन्होंने बहुत ही निंदा की है, भर्त्सना की है, यानी बुराई की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे नाभादास। इन्होंने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की थी। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का ही सूत्रपात ही नहीं किया, वरन अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल की रचना की। और यह एक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जितने भी हम स्रोत देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने के स्रोतों में भी आता है भक्तमाल, जिसमें हमें बहुत सारे कवियों का परिचय देखने को मिलता है। भक्तमाल में कुल 216 छप्पे छंदों में 200 कवियों का वर्णन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 216 छप्पे हैं और 200 कवियों का वर्णन देखने को मिलता है। इनकी एक रचना अष्टयाम है। अष्टयाम में क्या है? इसमें सीता और राम के 8 प्रहरों की लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड और इसमें कुल 57 खंड है। ठीक है, प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं और दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया कथा काव्य है और इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं और इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। बात करें इसके खंडों के नाम की, तो जो कुछ महत्वपूर्ण खंडों के नाम है, जैसे कि प्रथम खंड को स्तुति खंड कहते हैं, द्वितीय खंड को सिंघल द्वीप खंड नाम है। वहीं तीसवा खंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भी कहा जाता है, वह है नागमती वियोग खंड। और 57वां खंड जो है वह पद्मावती नागमती सती खंड है। तो इन नामों को भी आप लोग याद रखिएगा। रचना कब हुई थी इसकी रचना हुई थी 1540 में। 1540 में 1520 से लिखना आरंभ किया था इन्होंने और 1540 में इसको इन्होंने पूरा किया था। और इसकी भाषा जो है वह क्या है? अवधी है। ठीक है, इसकी भाषा अवधी है और बच्चन सिंह ने इसको अवधी की अर्घान कहा है। उनका एक कथन भी पूछा जाता है, तो उसमें इन्होंने इस रचना को अवधी की अर्घान भी कहा है। प्रश्न संख्या 13 है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना इन्होंने सूरदास के कहने पे की थी। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास अभी हमने देखा कि यह निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं, जो कि दादू दयाल के शिष्य हैं और सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। अष्टछाप में हम बात करें तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य मिलाकर कुल 8 व्यक्ति होते हैं और इसकी स्थापना जो है विठलनाथ ने ही की थी। अपने पिता के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास को लेकर इन्होंने
अष्टछाप की स्थापना की। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? सही उत्तर हो जाएगा जायसी। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं और मलिक मोहम्मद जायसी ही ऐसे हैं जिन्होंने केवल अवधी में रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्तियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। मीराबाई की जो रचनाएं पूछी जाती हैं वो है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, इसे माहेरो भी कहते हैं। मायरा मतलब माहेरो, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामा निरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये मीरा की प्रमुख रचनाएं हो गई। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है और उसका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर था ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ऐसा नहीं है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? सही उत्तर हो जाएगा केशव को। केशव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाला और जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं चली थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो भूषण रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की थी और शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण भी हुआ है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि कितने, कभी परीक्षा में पूछ ले कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो वो थे 105। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी के अध्यापक थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका सदल मिश्र। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेजरी के समय 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसके भारतीय भाषाओं के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई थी और जॉन गिलक्राइस्ट ने 2 भाषा पंडितों की नियुक्ति की थी, जिसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो उस वक्त लल्लू लाल ने खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? और सही उत्तर हो जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। इसको इन्होंने लार्ज कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा था। व्यंग्यात्मक रचना है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह पत्र भारत मित्र पत्रिका में 1904 और 1905 के बीच में प्रकाशित हुए थे और इसमें कुल 8 चिट्ठियां हैं। चिट्ठे यानी पत्र, पत्र का ही एक रूप है जिसे चिट्ठे कहा गया है। तो इसमें कुल 8 चिट्ठे थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो बात करें सोहनलाल द्विवेदी की, तो ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। यह छायावादोत्तर काल की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न संख्या 24 है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर नामक पत्रों का संपादन भी किया था। इनके जो 2 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, कविता संग्रह हैं वो हैं हेमकिरटनी और हेमतरंगिनी। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया था? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या
26 है। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? यह प्रश्न बहुत ही ध्यान देने वाला है क्योंकि यह प्रश्न पत्र 2001 का है और उस हिसाब से देखिए तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनके जन्म वर्ष को 100 वर्ष पूरे नहीं हुए थे। रामधारी सिंह दिनकर का शताब्दी वर्ष यानी इनके जन्म का 100 वर्ष 2009 में पूरा होता। तो दिनकर का जन्म 2008 में हुआ था, तो जन्म शताब्दी 2009 में पूरा होती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह से आ सकता है प्रश्न। तो जन्म के वर्ष आप लोग याद रखिएगा ताकि गिनने में आसानी हो। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? यहाँ पे संवाद शब्द बैठेगा, तो वह रचना है कुरुक्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, रांगे राघव है, सुमंगल सिंह सुमन है, त्रिलोचन है, भारत भूषण अग्रवाल है, ये सभी प्रगतिवादी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। वहीं नागार्जुन के वास्तविक नाम की बात करें तो यह वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था और ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है इसका कितनी नावों में कितनी बार। कब प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद से। अज्ञेय द्वारा सन 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किया गया और वहीं से प्रयोगवादी काव्य धारा का आरंभ भी माना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक में संबंधित कवि हैं या नहीं है। प्रथम तार सप्तक को केवल तार सप्तक कह सकते हैं। इसमें अज्ञेय थे, गजानन माधव मुक्तिबोध थे, नेमीचंद जैन थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा थे। दूसरा जो तार सप्तक था उसका संपादन 1951 ईस्वी में हुआ था और तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण कंवल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचयिता अरुण कंवल हैं। अरुण कंवल द्वारा रचित माफ कीजिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंती हवा, माझी न बजाओ बंसी इत्यादि जो काव्य कृतियां हैं वह केदारनाथ अग्रवाल की हैं। उसके अलावा कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 32 है। निम्न में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? सही उत्तर हो जाएगा साय में धूप। इस कृति के रचनाकार जो है दुष्यंत कुमार हैं। इसके अलावा सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में तथा जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत कुमार द्वारा रचित काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत द्वारा लिखा गया एक काव्य नाटक है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है और युग धारा नागार्जुन की काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था संशय की एक रात के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। संशय की एक रात में राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कलकत्ता नगर से हुआ और हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में कोलकाता से ही शुरू हुआ। उद्दंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। कलकत्ता से निकलने वाले अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो इनमें बंगदूत है, प्रजामित्र मार्तंड, सार सुधा निधि, समाचार सुधा वर्षण इत्यादि। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वह है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध राजा लक्ष्मण सिंह एवं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु युग पूर्व हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक थे। इनमें से राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया था और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू प्रधान हिंदी के समर्थक थे। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन किसके समर्थक थे। प्रश्न संख्या 37 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब ग्रहण किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1903 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। हंस नामक पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद हैं। सन 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हंस का संपादन इन्होंने किया था और हंस पत्रिका में समकालीन कथा साहित्य के अतिरिक्त एकांकी, निबंध, कविताएं भी प्रकाशित होती थी। बात करें 1936 के बाद की, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इसका संपादन शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय तथा राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक बने। हंस एक मासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। प्रश्न संख्या 39 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? सही उत्तर हो जाएगा गोदान। गोदान 1936 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी का। इसके पात्र हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? आपको बताना है इसमें से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा चारुचंद्र लेख। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चारुचंद्र लेख और राढ़भट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, पुनर्नवा, ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 42 है, नामदास का पोथा किसका उपन्यास है? तो अभी पीछे हमने देखा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इसे रैक्वाख्यान भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी दूसरे नामों से, उनके उपनामों से रचनाओं को परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, नीला चाँद उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नीला चांद, अलग अलग बैताड़ी, गली आगे मूर्ति है, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध और वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौं दे, विषाद मठ, हुजूर इत्यादि जो है राघव के उपन्यास है। बोरीवली से बोरीबंदर ये पूछा जाता है, शैलेश मटियानी का है और मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 44 है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये सभी कहानियां बहुत ही उच्च कोटि की कहानियां हैं। आपको इन्हें पढ़ना चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह प्रथम महायुद्ध, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और कल्पना शिल्प की दृष्टि से, कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से बहुत ही बेजोड़ कहानी है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसके साथ ही सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से भारत में भी इस संस्था की एक शाखा खुली और उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी 1936 में ही, और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है?
सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये ललित निबंधकार नहीं है, ये समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज इत्यादि राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास है। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है और यह हिंदू मुसलमानों के विभाजन पर आधारित है। साथ ही देखें तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, नागार्जुन का बलचनामा, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और समुद्र, रांगेय राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा, शिवप्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी और रामदरस मिश्र की बात करें तो इन्होंने भी लिखा हुआ है सूखता हुआ तालाब और हिमांशु श्रीवास्तव के रथ के पहिए। ये सभी आंचलिक उपन्यास और उनके उपन्यासकार थे। प्रश्न संख्या 48 है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो वह थी सोजे वतन और इसी संग्रह में हमें दुनिया का अनमोल रतन कहानी भी देखने को मिलती है। प्रेमचंद ने कुल लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जिसे मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं और आपको इन्हें पढ़ना भी चाहिए। कहा जाता है कि लहरों के राजहंस नाटक जो है अश्व घोष जो संस्कृत के कवि हैं उनके रचित सौंदर्यानंद चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही उत्तर है कबीर। कबीर को इन्होंने सबसे कम महत्व दिया है क्योंकि इन्होंने जायसी पर, सूरदास पर और तुलसीदास पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है, आलोचनात्मक ग्रंथों की। जैसे कि इन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया, भ्रमर गीत सार का संपादन किया, लेकिन इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के शीर्षक से भी इन्होंने रचना की, लेकिन कबीर पर इन्होंने रचना नहीं की है। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से कबीर वाणी का विधिवत विवेचन भी किया है। प्रश्न संख्या 51 है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है एक निबंधकार के रूप में हुई है। इन्होंने केवल 6 निबंध लिखे थे और इसी से ही ये पूरे हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे 6 निबंध थे, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। प्रश्न संख्या 52 की बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा छोटा जादूगर। यह प्रेमचंद की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? सही उत्तर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। रामविलास शर्मा के बहुत सारे निबंध हैं। मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इनके कुछ समीक्षात्मक कृतियों को देख लेते हैं, जैसे कि भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद। यानी किसी भी टॉपिक को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी पर इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं और ये सभी निबंध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसके हैं। प्राचीन भारत की भाषा परिवार तथा मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है रचनाकार और एक तरफ रचनाएं हैं। मंगलसूत्र की बात करें, इरावती, आवारा मसीहा और तमस। तो तमस जो है भीष्म शाहनी की रचना हो जाएगी। उसके अलावा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाएगी।
मंगलसूत्र प्रेमचंद की रचना हो जाएगी और इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इसके अलावा आदमी का जहर और अज्ञातवास चर्चित उपन्यास रहे हैं श्रीलाल शुक्ल के। राग दरबारी उपन्यास में आज की राजनीति पर काफी व्यंग और कटाक्ष किया गया है। व्यंग्यात्मक उपन्यास कह सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको राजनीति में होने वाले यथार्थ का परिचय मिलता है। प्रश्न संख्या 57 है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में लगाना है। गबन, सेवा सदन और गोदान। तो इसका सही सिलसिलेवार जो कदम होगा, सही सिलसिलेवार ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। पहले हो जाएगा सेवा सदन, उसके बाद गबन और उसके बाद गोदान। प्रश्न संख्या 58 है। राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो राहुल संकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखी थी, जो कि 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रेम और मस्ती के कवि हरिवंश राय बच्चन की बात करूँ तो ये क्या बोलूँ क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का हिस्सा है। इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न संख्या 59 है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना कैसे रचना है? तो यह एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित। प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई क्या लिखा गया? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा। सही उत्तर हो जाएगा हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने हिंदी में आत्मकथा लेखन का श्री गणेश किया। इनके द्वारा 1641 ईस्वी में रचित अर्धकथा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। यह काव्य रूप में लिखी गई है। वास्तविक रूप में प्रथम आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कुछ आप बीती कुछ जग बीती है। किशोरीलाल गोस्वामी रचित इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय को हिंदी के पहली काव्य नाटिका यानी गीति नाट्य माना जाता है। तो यह कुछ तथ्य थे। प्रश्न संख्या 61 है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद कौन सा है? और इसका सही उत्तर है सोठा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पड़ता है सोठा। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों यानी द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसका उल्टा होता है सोठा में। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 62 है। जुगुप्सा स्थायी भाव किसका होता है? कौन से रस का होता है? और सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी विभत्स रस का। एक तरफ रस है और एक तरफ स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक स्थायी भाव, रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा यानी कि घृणा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद, इसे सम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास और इसका विग्रह होगा सिंह का द्वार। प्रश्न संख्या 64 है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है यानी कि व्याख्याता नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या नहीं की थी। भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तराकार क्षेमेंद्र नहीं है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार भट्ट लोलट थे, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। भट्ट शंकुक थे 9वीं शताब्दी। भट्ट नायक थे 11वीं शताब्दी और अभिनव गुप्त थे 11वीं शताब्दी। भट्ट लोलट के रस सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद। भट्ट शंकुक के रस सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद और भट्ट नायक के रस सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद।
और अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है उसका नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 65 है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। जब शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो तो श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 66 है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रस्तोता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। इसके अलावा पंडित जगन्नाथ की बात करें तो इन्होंने कहा है रमेणयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य भामा कहते हैं कि शब्दार्थ सहितो काव्यम गद्य पद्यम च तद्विधा। और आचार्य दंडी कहते हैं कि शरीर तावत दृष्ट व्यवच्छिन्ना पदावली। तो इन परिभाषाओं को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 67 है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 33। देव ने 34वें संचारी भाव की कल्पना की थी जिसका नाम उन्होंने छल दिया था। प्रश्न संख्या 68 है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 69। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत है, उसी को छांटना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो भाषा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं यहाँ से। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा भाव एवं विचारों के संप्रेषण का माध्यम होती है। प्रत्येक भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, उसका स्वरूप सदा एक सा नहीं होता क्योंकि वह परिवर्तनशील होती है, भाषा परंपरागत होती है, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक होता है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और भाषा सार्वजनिक संपत्ति और भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन होती है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है, यह भी एक विशेष तथ्य है। और प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, टकसाली भाषा किसको कहते हैं? तो संस्कृत निष्ठ जो भाषा होती है उसे टकसाली भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, अवभट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो अवभट्ट भाषा का तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का चरम विकास अपभ्रंश में हुआ और भारतीय भाषाओं के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। और इसी अपभ्रंश भाषा के परवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट्ट की संज्ञा दी है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही विकृत या ग्रामीण रूप है और हेमचंद के काव्यानुशासन नामक ग्रंथ में शिष्ट यानी परिनिष्ठित अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप ग्रामीण अपभ्रंश को स्वीकार किया गया है और जनभाषा के अधिक निकट ग्रामीण अपभ्रंश के इस रूप को अवहट्ट कहा गया है। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो वह है अवधी। अवधी बुंदेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। तो संध्या शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, बाकी सभी शब्द पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 75 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? आशीर्वाद शब्द जो है यह हमेशा शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शुद्ध है। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा यानी। यानी यह अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों शब्द शुद्ध लिखे गए हैं। मुझे तो श्रमश्रु भी शुद्ध ही लग रहा है। कमेंट करके इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा अनल। अनल अग्नि का पर्यायवाची है।
अग्नि के पर्यायवाची देख लेते हैं। अनल आग, पावक, हुतासन, दव, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, कृषाणु, रोहिताश्व, वहनी इत्यादि जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। वही बात करें हवा के पर्यायवाची की तो अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बयार, वात, नभ, प्राण, मृगवाहन इत्यादि हवा के पर्यायवाची हैं। कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो आप लोगों ने कभी देखे नहीं होते हैं, यानी कि कभी पता ही नहीं होता है कि इसके पर्यायवाची हैं। जैसे ये मृगवाहन है, हवा का पर्यायवाची है। नभ प्राण है, ये भी हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम जो है वाचाल होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? और उसका सही उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। प्रश्न संख्या 80 है। हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो इसका सही उत्तर है विदेशज। बाल्टी विदेशज शब्द है और किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। हाँ, तो यह जो है पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। प्रश्न संख्या 81 है। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन धन अंत अनंत हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होगी। प्रश्न संख्या 82 है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? पितृ शब्द इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो प्रथमा बहुवचन का रूप इसका बनता है पितरः। प्रश्न संख्या 83 है। जगदीश शब्द के सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा जगत धन ईस, ऑप्शन बी, और इसमें भी व्यंजन संधि होगी। प्रश्न संख्या 84 है। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? रघुवंशम एक महाकाव्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुणा एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो वो थे भवभूति। भवभूति ने एको रस करुणा कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था और इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी। भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर राम चरितम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न अब खत्म हो गए। उस समय 85 प्रश्न ही पूछे जाते थे। तो इतना ही इस क्लास में, बस इतना ही देखेंगे। आगे की क्लासेस जो भी शेड्यूल लगाया है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, उसके अनुसार होंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊं, यानी 2001 या 2002 2003 में जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनको हल करवाऊं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी भी क्लासेज होती रहेंगी जो टॉपिक वाइज क्लासेज हैं। साथ ही साथ कुछ और क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए लाने की सोच रही हूँ, जैसे कि बीच बीच में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुए हैं, कहानियों के जो भी वर्ण विषय हैं या किसी उपन्यास के कुछ जो भी वर्ण विषय हैं उनको छोटे छोटे 2-2 3-3 मिनट के वीडियो में मैं उसको भी डालने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।